जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग गुप्त वंश के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने मौर्य वंश और मौर्योत्तर वंश के बारे में समझ रखा है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त सिंह हैं और गुप्त वंश के अंतिम शासक होते हैं विष्णुगुप्त। संस्थापक और अंतिम शासक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, मतलब श्रीगुप्त सामंत अवस्था तक लाते हैं, इसके बाद स्थापना पूर्ण रूप से चंद्रगुप्त प्रथम करते हैं। जो राजधानी है गुप्तों की, ये पाटलिपुत्र होती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में दो थी, पहली पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैनी। अब यहाँ पर सीधा हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में समझेंगे, जिनका शासन 319 ईस्वी से लेकर 335 या 36 ईस्वी तक होता है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वही रखे गए जो पेपर में आने लायक है। देखिए, यहाँ पे दिया चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था, मतलब प्रथम या फिर पहला गुप्त शासक था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और इसने पाटलिपुत्र को गुप्तों की राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्तों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने ही गुप्त को सामंत की स्थिति से उठाकर शासक की स्थिति तक पहुंचाया था। तो गुप्त वंश में जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसीलिए चंद्रगुप्त को माना जाता है क्योंकि श्रीगुप्त स्थापना करते हैं लेकिन वो सामंत की स्थिति में रहते हैं। तो सामंत से सम्राट बनने का सफर चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा तय किया जाता है। हेमचंद्र राय चौधरी चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध सम्राट का संस्थापक बताते हैं। वायु पुराण के अनुसार इनका जो विस्तार होता है पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक होता है। इसमें साकेत भी सम्मिलित होता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। इस संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है। चंद्रगुप्त प्रथम ने नेपाल के लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और अपनी सत्ता एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। सम्राट, उसकी रानी और लिच्छवी राष्ट्र के संयुक्त नामों के सिक्के भी गढ़वाए थे। इस प्रकार वैवाहिक गठबंधन को भी स्वीकारा गया है। वास्तव में समुद्रगुप्त का जो उल्लेख है, मतलब प्रसिद्ध उल्लेख है इलाहाबाद प्रशस्ति, इसमें लिच्छवी दौहित्र मतलब लिच्छवियों का पौत्र के रूप में इन्हें बताया गया। आगे अब आते हैं समुद्रगुप्त को देखते। देखिए, समुद्रगुप्त यहाँ पे इनका जो परिक्रमांक उपाधि है 335 से लेकर 375 तक इनका शासन होता है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था जो इस वंश का अगला शासक बना। इसकी विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान करने का वर्णन मिलता है। मतलब ऐसा वर्णन है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में अपने पुत्र को राज्य प्रदान किया था। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ले लिया। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। समुद्रगुप्त के विषय में प्रचलित है कि उसके शरीर पर 100 घाव थे और वह 100 युद्धों का विजेता था। उन्हें कई लाख गायों का दाता कहा गया है। इलाहाबाद में उनके स्तुति शिलालेख में कहा गया है कि उनकी बहुत उदारता के कारण सरस्वती और लक्ष्मी का विरोध हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मतलब जो सरस्वती और लक्ष्मी का विरोध होता है, लेकिन ये इतने उदार थे कि ये भी विरोध समाप्त हो गया। अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हासिल कर लिया था। यह क्षेत्र नेपाल के राज्यों और उत्तर में पंजाब से दक्षिण पूर्व में कांचीपुरम और पल्लव राज तक विस्तारित हो जाते हैं। मतलब ये लगभग पूरे भारत पर शासन कर लेते हैं। आगे यहाँ पर दिया रामगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने तांबे की मुद्राओं का प्रवर्तन किया था। रामगुप्त ने कुछ तांबे के सिक्के एरड़ एवं भीलसा मतलब विदिशा से भी प्राप्त होते हैं। भीलसा से प्राप्त सिक्कों पर ही रामगुप्त के साथ गरुड़ का अंकन किया गया। समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका नरेश मेघवर्ण था। तो समुद्रगुप्त का जो समकालीन था ये मेघवर्ण होता है जो श्रीलंका का शासक था। समुद्रगुप्त की आज्ञा से उसने बोधि वृक्ष के उत्तर में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार का निर्माण करवाया था।
समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा का चित्रण मतलब किया गया है। समुद्रगुप्त ने का जो सिक्का उस पर वीणा बनाया गया। समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक विष्णुगुप्त था। समुद्रगुप्त महान संगीतज्ञ था जो वीणा वादन का शौकीन था। जूनागढ़ लेख से प्राप्त होता है कि समुद्रगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रदेश का गुप्ता का मतलब सैनिक राज्यपाल नियुक्त किया था। गुप्त काल में पौराणिक धर्म का सर्वाधिक विकास होता है। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, का संकलन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेठ के द्वारा किया जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में गंगा नदी के क्षेत्र में 8 राजाओं पर विजय हासिल किए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये हम लोगों ने पीछे ही देखा, विंसेंट स्मिथ ने यह संज्ञा दी है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु के नाम से जाना जाता है। नालंदा ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत, तो परम भागवत किसकी उपाधि है जरूर याद रखना, समुद्रगुप्त की है। अब यहाँ पे दिया है समुद्रगुप्त के अभिलेख। तो जो एरड़ अभिलेख है, यह अभिलेख मध्य प्रदेश से मिलता है या मिला है। इस लेख को कनिंघम ने वीणा नदी के तट पर खोजा है। एरीकीड़ प्रदेश, जिसे कि एरड़ कहते हैं, समुद्रगुप्त का भोग नगर था। इस अभिलेख में इसकी पृथ्वी रूपी कुलवधु मोदिता, वृतिनी, दत्त शुल्का पत्नी, दत्त देवी एवं अनेक पुत्र पौत्र बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर और नाराज होने पर यमराज के समान था। तो दोस्तों ये गुप्त वंश की इंपॉर्टेंट क्लास रही, जिसमें हम लोगों ने चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बारे में समझा। अगली क्लास में हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में चर्चा करेंगे और क्लास को पूरा करेंगे। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।